हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेक्स सिलेक्शन, जिसको जेंडर सिलेक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। सेक्स सिलेक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, टेक्निक्स जो है लेबोरेटरी के अंदर कुछ टेक्निक यूज़ की जाती हैं जिससे स्पर्म को आइसोलेट कर लिया जाता है या एम्ब्रियो को आइसोलेट कर लिया जाता है एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड जेंडर का, ठीक है। और उसको फिर फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा। तो जैसे कि नाम बता रहे कि सेक्स को सिलेक्ट किया जाता है, जेंडर को सिलेक्ट किया जाता है और फिर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वो चाहे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा करें कि जो डिज़ायर्ड सेक्स है स्पर्म सपोज करो उसको क्या है इंसर्ट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर, ठीक है, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की उसको हम आउटसाइड द बॉडी जो है फर्टिलाइजेशन करवा दें। सेक्स सिलेक्शन जो होता है एक तरह से एक अटेम्प्ट है टू कंट्रोल द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग टू अचीव अ डिज़ायर्ड सेक्स, ठीक है। तो एक तरह से किसी डिज़ायर्ड जेंडर के बेबी की जो है अगर डिज़ायर है, अगर आपके पास चाहिए कि हमें एक पर्टिकुलर सेक्स का बेबी जो है वो चाहिए, तो वहाँ पर ये प्रोसीजर जो है वो यूज़ किया जाता है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है उनके अकॉर्डिंग जो है जो सेक्स सिलेक्शन है वो 3 फैक्टर के ऊपर जो है डिपेंड करता है। और यहाँ पर और यही सेक्स सिलेक्शन जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हम सेक्स रेशो को समझ सकें, इम्बैलेंस जो हो रहा है, या फिर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा। जो जैसे आप देखते हैं ना कि आपको पता चल रहा है कि इस समय जो है अगर गर्ल्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है, तो और फिर क्या डिज़ायर किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम फ्यूचर ट्रेंड भी जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमें सेक्स रेशो के बारे में समझ मिलती है, इम्बैलेंस के बारे में पता चलता है जेंडर के, और फिर हम फ्यूचर ट्रेंड जो है वो भी समझ पाते हैं। तो सेक्स सिलेक्शन जो है वो 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो यही है कि जो प्रेफरेंस है ऑप्शन, ठीक है, जो कि सबसे मेन कोज है, क्योंकि ये देखा गया है कि गर्ल्स और वीमेन जो है उनको मार्जिनल सोशल इकोनॉमिक और सिंबॉलिक पोजीशन पे रखा गया है। कंसिक्वेंसली क्या होगा कि उनको राइट जो है वो कम मिलेंगे, और यही कारण है कि जो फोकस किया जाता है वो सिक्योरिटी पर किया जाता है कि फ्यूचर की सिक्योरिटी क्या है कि सन जो है उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पेरेंट्स को थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। तो वीमेन जो हैं जो कि ये माना जाता है कि वो उनकी शादी हो जाएगी वो चले जाएंगे या फिर वो हमें पूरी लाइफ टाइम जो है सपोर्ट नहीं कर सकती हैं। तो जो सन होता है उनको माना जाता है कि ये हमारे को सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि हाउस होल्ड स्ट्रक्चर जो है हमारे नेशन का या अदर डिफरेंट नेशन का भी यही देखा गया है। तो ट्रेंड जो है ये देखा गया है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुई। ग्रोथ होने का मतलब क्या हुआ कि डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आ गई जिससे प्रीनेटल जो है वो सेक्स का पता लगाया जा सकता है, तो इस चीज़ का भी जो है फ़ायदा उठाया जाता है। थर्ड जो है लो फर्टिलिटी की जो कंडीशन आजकल चल रही है वो बढ़ गई है, तो स्मॉल फैमिली की जो रिक्वायरमेंट है उससे वो उनको लगता है कि अगर हमारा डिज़ायर सेक्स का बेबी आ जाएगा तो हमें नेक्स्ट इशू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ गर्ल्स की प्रेफरेंस रहती है, कुछ ऐसी हैं जहाँ पर बॉयज़ की प्रेफरेंस रहती है। विद इन कंट्री जो है वो भी डिफरेंट प्रेफरेंस जो है वो हो सकती हैं। अब प्रेफरेंस ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड जो है वो डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर। मेल ऑफ स्प्रिंग जो है वो
उनको ज़्यादा डिज़ायर किया जा सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंट होते हैं, वो फैमिली को के नाम को कैरी ओवर करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स को थ्रू आउट देयर लाइफ। इन ओल्ड एज जो है वो उनको टेक केयर आफ्टर करते हैं। कुछ कंट्री हैं जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और नेपाल, वहाँ पर जो है सन को जो है प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू डॉटर्स की। सेक्स रेशो जो चिल्ड्रन की है, अगर वेरियस कंट्रियों की चार्ट को आप देखेंगे तो जो बायोलॉजिकल जो सेक्स रेशो है चिल्ड्रन की, उसमें 95 गर्ल्स हैं पर एवरी 100 बॉयज़ के ऊपर, ठीक है। तो दिस नंबर जनरली क्या बता रहा है कि हाईएस्ट इन्फेंट मोरालिटी आई है बॉयज़ इन्फेंट की, जिसके कारण आप ये मान सकते हैं कि बॉयज़ के नंबर कम होने चाहिए, लेकिन नहीं, उनकी जो इन्फेंट रेट उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा है। दूसरा, सेक्स रेशो जो है वो डिस्टर्ब हो गई है सीवियरली चाइना और इंडिया का अगर एग्जांपल लेते हो, क्योंकि वहाँ पर प्रेफरेंस सन को है डॉटर की कंपैरिजन में। और इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ की जो उनका सोशल सेटअप है, उनका जो माइंड सेटअप है वो यही है कि इकोनॉमिक, रीजनल और कल्चरल उनका जो इश्यूज़ हैं या उनके जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहते हैं कि मेल जो है वो हमारे लिए ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। और मैनी टाइम जो है सन की प्रेफरेंस होती है, तो क्या करते हैं कि फीमेल फीटेसाइड्स का यूज़ कर लेते हैं या प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन जो है वो पता करवा लेते हैं। तो ये सब कारण रहते हैं कि जिसके कारण जो है बॉयज़ के नंबर ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। तो जो चाइल्ड रेशो है डिक्लाइन हो रही है ऑल इंडिया के अंदर, ठीक है। इसमें ये नंबर ऑफ़ रीज़न जो है कि प्रेफरेंस फॉर सन है, डॉटर को बर्डन माना जाता है, और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके कारण सेक्स डिटर्मिनेशन जो टास्क है वो इजी हो गया है, ठीक है। तो ये सब कारण है जिसके कारण ये रेशो जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अब मेथड क्या है, सेक्स सिलेक्शन को कैसे किया जा सकता है? देखिए, एक होता है मेडिकल जेंडर सिलेक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो परफॉर्म किया जाता है कि किसी तरह का सेक्स लिंक डिजीज़ तो नहीं है जो कि पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। कहीं पेरेंट्स जो है वो कैरियर तो नहीं है बोथ दी पेरेंट, जिसके कारण वो सेक्स लिंक जीन जो है वो डॉटर में जा सकता है, जो कि डेंजरस हो सकता है, जैसे हीमोफीलिया है और फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। और जो कि मेल या फीमेल बेबीज़ को जो है इनहेरिटेंट हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर सेक्स का पता चल जाए तो हम उस सेक्स लिंक डिजीज़ को जो है वो इनहेरिट होने से रोक सकते हैं। दूसरा, नॉन मेडिकल जेंडर सिलेक्शन होता है, जिसको फैमिली बैलेंसिंग का नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं, कि कोई भी कपल जो है अगर उनके पास पहली बेबी जो है वो डॉटर है, तो वो प्रेफर करेंगे कि सेकंड जो बेबी हो वो मेल हो, ठीक है, ताकि उनकी फैमिली जो है वो एक बैलेंस हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, कि हमारे को जो है पहला बेबी अगर बॉय आ जाएगा तो हमें नेक्स्ट इशू लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के नॉन मेडिकल जेंडर सिलेक्शन होते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल होते हैं, और इसमें क्लिनिक में या हॉस्पिटल में अलाउड भी नहीं होता, एक तरह से इलीगल होते हैं। अब सेक्स सिलेक्शन जो है कई डिफरेंट मेथड से वे से किया जा सकता है, जैसे प्री इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। प्री इम्प्लांटेशन का मतलब इम्प्लांटेशन से पहले सेक्स का पता लगा लेना, पोस्ट इम्प्लांटेशन के बाद सेक्स का पता लगा लेना, और एट चाइल्ड बर्थ के बाद जो है वो तो पता लग ही जाता है, लेकिन उस केस में भी जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो पहला है प्री इम्प्लांटेशन मेथड। इसमें दो मेजर मेथड हैं, जैसे एरिक्शन मेथड है, फ्लो साइटोमेट्री मेथड होता है, जो कि प्री इम्प्लांटेशन मेथड के अंडर आता है, और ये सेक्स सिलेक्शन में यूज्ड होता है। एरिक्शन मेथड जो है, जिसको आर्टिफिशियल जेंडर सिलेक्शन भी बोलते हैं, ये फर्स्ट जो है क्लिनिकली
क्लिनिक में सेटअप बनाया गया था 1970 में डॉक्टर रोनाल्ड एरिक्सन के द्वारा। उन्होंने क्या किया था कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म जो है वो यूज़ किए ऑफ डिजायर्ड सेक्स टू इंक्रीज द, कि उसी सेक्स का बेबी जो है वो उनका बर्थ हो। तो उसमें उसने दोनों तरह के एक्सपेरिमेंट किए कि पहला एक्सपेरिमेंट उसने किया कि कैसे अगर फीमेल की प्रेफरेंस है तो जो है वाई एक्स स्पर्म जो है उनको ज़्यादा यूज़ किया, और ये देखा गया कि उन्होंने अपने रिज़ल्ट में ये पाया कि ये रेशो जो है 70 to 80% जो है फीमेल चिल्ड्रन हुए। दूसरे केस में उन्होंने क्या किया कि मेल प्रेफरेंस ली कि मेल चिल्ड्रन चाहिए, तो उस समय उन्होंने उसके बीच में जो है वो इंसेमिनेशन करवा के, तो फिर ये उनकी जो स्टडी रिज़ल्ट आया उसमें ये देखा गया कि 50 to 70% मेल चिल्ड्रन आए। यानी कि उन्होंने क्लिनिकली ये टेस्ट चेक किया कि कैसे जो है अगर हम किसी पर्टिकुलर डिज़ायर्ड सेक्स को जो है अगर आइडेंटिफाई कर लें तो हम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है डिज़ायर्ड ऑफस्प्रिंग जो है सेक्स का ऑफस्प्रिंग जो है वो कंसीव करके बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए कैसे पता लगाया, उन्होंने कैसे उनको सेपरेट किया एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम को। ये मेथड जो है मेल और फीमेल स्पर्म जो है एक कॉलम तैयार किया, उस कॉलम में जो है ब्लड प्रोटीन था ह्यूमन सीरम एल्बुमिन। ठीक है, और स्पर्म को उनके अंदर एंटर करवा दिया गया। अब स्पर्म जो है वो जब एल्ब्यूमिन में मूव करने लगा तो क्योंकि डिफरेंस था उनके मास में, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के अगर मास में देखेंगे तो डिफरेंस था, और मेल जो स्पर्म थे वो लाइट थे। ठीक है, और इसलिए वो पुश हुए डीप इनटू द प्रोटीन में, और जो फीमेल थे जो कि हैवी वेट थे क्योंकि उनके अंदर जो है एक लेग एक्स्ट्रा थी। एक लेग एक्स्ट्रा का मतलब है कि यहाँ पर 3 लेग्स है 1 2 3, और यहाँ पर 4 लेग्स है 1 2 3 4। ठीक है, तो इनमें इनके वेट जो है वो मास जो है वो ज़्यादा था, जिसके कारण ये जो है थोड़ा ड्रैगिंग डाउन होता चला गया और एक लेयर बन गई। ठीक है, जिसमें ऊपर जो है वो स्पर्म जो है वो आए जिनमें वाई क्रोमोसोम था, नीचे वो स्पर्म आए जिनके अंदर जो है वो एक्स क्रोमोसोम था। अब ये जो लेयर बनी जिसमें जेंडर सिलेक्टेड स्पर्म आए, उनमें हायर कंसंट्रेशन के हमने इनको आइसोलेट कर लिया। अब लेकिन ये प्योर नहीं थे, यहाँ पर भी थोड़े बहुत जो है वो इस टाइप के एक्स स्पर्म भी प्रेजेंट थे। ठीक है, अब क्योंकि प्योरिटी नहीं थी तो 30% चांस और जो जेंडर सिलेक्शन का था वो कम हो गया। यही कारण था कि एरिक्सन मेथड जो है उसको थोड़ा कम या फेल हुआ अपने एक्सपेरिमेंट में। दूसरा है IVF या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस्टिक टेक्निक। ये क्या होता है, जैसे IVF आपने पढ़ा है उसमें हमने देखा कि मल्टीपल एग रिमूव किए जाते हैं, उनको डिज़ायर फर्टिलाइज करवा दिया जाता है लेबोरेटरी में। ठीक है, फिर एम्ब्रियो बनता है, उसको जो है वो इम्प्लांट करा दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर, और फिर जो है वो अब यहाँ पर जो है एक टेक्निक यूज़ होती है जेनेटिकल एनालिसिस इम्प्लांटेशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग, इम्प्लांटेशन से पहले जो है वो स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है कि वो स्कैन करते हैं एम्ब्रियो को फॉर कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। ठीक है, और ये इंडिकेशन जो है ये बता देता है जेनेटिक कंडीशन के बारे में। अब अगर मान लो डाउन सिंड्रोम है या किसी अदर टाइप ऑफ डिजीज़ है जिसके कारण उसका जेनेटिक मटेरियल जो है थोड़ा एबनॉर्मल दिख रहा है, तो वो पता चलता है, साथ में जो है जेंडर का भी पता चल जाता है। दूसरा होता है प्री प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस्टिक टेक्निक। यहाँ पर टेक्निक जो है वो वैसी ही है जैसे कि स्क्रीनिंग होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो
पीजीडी होती हैं वो स्कैन करती हैं एक स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशन को। एक ओवरऑल ऑटोसोमल का वो नहीं दिखाती चार्ट कि ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो हम उनके साइज़ और उसको देखकर जो है वो पता लगा लेते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम जो है वो एबनॉर्मल है। लेकिन इसमें क्या है, एक स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशन होती है, उसी को वो स्कैन करते हैं जिसमें पेरेंट्स जो है वो कैरियर हैं। जब वो इस तरह की स्पेसिफिक कंडीशन को स्कैन करते हैं तो उस दौरान जो है जेंडर ऑफ द बेबी भी जो है वो पता चल जाता है। तो दो तरह की जेनेटिक टेस्ट हैं। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है। दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसमें स्पेसिफिक जेनेटिक कंडीशन को जो है वो टेस्ट किया जाता है। अब क्या होता है, अब दोनों कंडीशन हो गई, उसके बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले फर्टिलाइज्ड जो एग फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग को जो है वो जेनेटिकली बायोप्स्ट किया जाता है, ठीक है, विद प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोमी, यानी कि इम्प्लांटेशन से पहले उसकी बायोप्सी की जाती है और उसमें क्या है कि फर्टिलाइजेशन की सक्सेस जो है वो पता चल जाती है। दूसरा, एम्ब्रियो जैसे ही ग्रो करता है 6 to 8 सेल के साइज़ में पहुंच जाता है, उसमें एक छोटा सा कट किया जाता है, अगर तुम्हें ध्यान हो, कट करके जोना पेलोसिडा को जो है वो काट दिया जाता है, होल कर दिया जाता है और वहाँ से क्या करते हैं ये कुछ सेल, तो एक बहुत सारे सेल हैं उनमें से एक सेल को जो है वो रिमूव कर लेते हैं और एक सेल रिमूव करने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और हर एक सेल जो है एम्ब्रियो का उसमें आइडेंटिकल कॉपी होती है जीनोम की, ठीक है, इंटायर पर्सन की। अब जेनेटिक्स में क्या कहते हैं, ये भी बताता है कि क्रोमोसोम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं उस पर्टिकुलर सेल से और उसके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट है या कोई डेफिनेट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनालिसिस जो है वो की जाती है और इस दौरान जो है एम्ब्रियो के सेक्स का पता चल जाता है। अब सेक्स का पता चलने के बाद अगर वो डिज़ायर्ड सेक्स का है तो उसको इम्प्लांट करा दिया जाता है, अगर नहीं है तो उसको जो है वो ख़त्म, या आप ये कहिए कि उसको फिर इम्प्लांटेशन नहीं करवाई जाती। तो एम्ब्रियो अगर डिज़ायर्ड सेक्स का है, ठीक है, तो और उसकी जेनेटिक मेकअप जो है वो एक्सेप्टेबल है, तब उसको वापस जो है वीमेन के यूट्रस में रख दिया जाता है और वो यानी कि सिलेक्शन हो जाता है। सेकंड है, थर्ड, प्री इम्प्लांटेशन में स्पर्म सॉर्टिंग कि स्पर्म स्पॉट जो है ये एक एडवांस टेक्निक है इन विट्रो, इसको बायोफ्लो साइटोमेट्री के द्वारा किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें स्पर्म को पहले स्टेन किया जाता है विद फ्लोरेसेंट डाई की द्वारा, ताकि जब वो उनकी मूवमेंट हो तो डिफरेंस जो है वो पता चल जाए। क्योंकि फीमेल स्पर्म जो है उनको थोड़े स्लाइटली हैवियर होते हैं तो दे अपीयर ब्राइटर देन द मेल स्पर्म। तो मोस्ट पॉपुलर जो फ्लो साइटोमेट्री मेथड है वो जेंडर सिलेक्शन में यूज़ किया जाता है। जैसे ही प्रेफर्ड स्पर्म आइसोलेट कर लिया जाता है कि पता चल गया कि हैवियर है, उनकी ब्राइट लाइन जो है वो बन रही है और उससे नीचे जो है वो थोड़ी डल सी लाइन है मेल स्पर्म की, और वहाँ से मेल स्पर्म को या अगर फीमेल स्पर्म की रिक्वायरमेंट है तो उनको जो है वहाँ से आइसोलेट कर लिया जाता है और फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा जो है उसको, जिसमें ट्यूब के द्वारा यूट्रस के अंदर जो है डाल दिया जाता है और वहाँ से स्पर्म जो एग तक पहुँचता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। और इसी को हम ऑपोजिट अगर हम कहें आईवीएफ से भी कर सकते हैं कि उनको जो है डिज़ायर्ड स्पर्म को आइसोलेट किया और उसको जो है जो एग के साथ जो है वो फर्टिलाइजेशन करवा दी और उसके बाद जो एम्ब्रियो बना उसको इम्प्लांट कर दिया। टाइमिंग मेथड, ये थ्योरी है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है इसके पीछे, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि टाइमिंग भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सेक्स रेशो में, सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो उसमें क्या होता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसका टाइमिंग जो है वो डिसाइड किया जाता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे अगर इंटरकोर्स हो तो मेल या फीमेल चाइल्ड जो है वो होते हैं। तो ये शटल्स मेथड है पहला, जिसमें क्या होता है स्पर्म में क्या है, एक एक्स
फीमेल क्रोमोसोम है और दूसरा जो है वो वाई मेल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब जब इंटरकोर्स अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन से 3 या 4 दिन पहले अगर होता है तो क्या होगा कि जैसे ही ओवुलेशन होगा, एग रिलीज होगा, उस समय जो सीमन जो है उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ फीमेल स्पर्म की जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय तक जो है मेल स्पर्म जो है वो डेड हो चुके होते हैं। और वही कारण है कि वहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होगी तो फीमेल बेबी जो है वो प्रेफर होगा। दूसरा जो है इंटरकोर्स अगर ओवुलेशन के एकदम पास किया जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि चांस ऑफ कंसीविंग ए बॉय जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वाई स्पर्म की वो हाई है। ठीक है, एट द मेंस्ट्रुअल साइकिल के सबसे टिप के ऊपर, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब वीक होता है जहाँ पर ओवुलेशन होता है, उस समय अगर इंटरकोर्स हो तो वहाँ पर मेल बेबी के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेलम मेथड है सेकंड, वो भी इंटरकोर्स टाइमिंग को जो है वो बताते हैं। ये थ्योरी जो है इसके अकॉर्डिंग जो है ये कहते हैं कि जो शैटल्स ने मेथड के द्वारा जो है वो बताया गया था कि इंटरकोर्स टाइमिंग, ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इन्होंने कहा कि अगर इंटरकोर्स जो है ओवुलेशन से 5 से 6 दिन पहले किया जाएगा तो मेल स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि उन्होंने कहा था फीमेल चाइल्ड जो है वो होगा। तो ये टाइमिंग मेथड जो है एक सिंपल थ्योरी है, इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो कोई ऑथेंटिक प्रूफ जो है वो नहीं है। फिर आता है पोस्ट इम्प्लांटेशन। अब ये प्री इम्प्लांटेशन तो हो गया कि सेक्स, प्री इम्प्लांटेशन का मतलब सेक्स का पता लग जाए, तो फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन करवानी है या नहीं करवानी, ये जो है वो चॉइस हो जाती है। पोस्ट इम्प्लांटेशन के बाद अब इम्प्लांटेशन हो गया, अब इम्प्लांटेशन हो गया तो सेक्स का पता जो है वो कैसे होगा, बाय प्रीनेटल टेक्निक के द्वारा, कि वहाँ पर जो है अगर पता चल जाए कि सेक्स क्या है, अगर डिज़ायर्ड सेक्स है तो उसको इंटैक्ट रख लिया जाता है, अगर अनडिज़ायर है तो उसका अबॉर्शन जो है वो भी करवाया जा सकता है। तो वो यहाँ पर प्रीनेटल सेक्स डिस्क्रिमिनेंट जो हैं वो यूज़ होते हैं, जिसमें सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन जो है ऑफस्प्रिंग का हो जाता है अगर वो अनवांटेड सेक्स का है। ये जो प्रीनेटल सेक्स डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसमें क्या होता है, एक ब्लड टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, जो कि मदर के ब्लड से लिया जाता है, जिसमें फीटल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये रिलायबल है, इसमें 98% जो है वो रिज़ल्ट जो है वो रिलायबल रहते हैं, और ये सैंपल जो है प्रेगनेंसी के 7th वीक के बाद जो है वो लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आईवी जो साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, उसके बाद जो है यहाँ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आप समझते हैं कि सिंगल स्पर्म को सिंगल ओवा के अंदर जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है, और फिर जो है एम्ब्रियो कल्चर किया जाता है, उस एम्ब्रियो की बायोप्सी की जाती है, और जब बायोप्सी होती है उससे पता चल जाता है सेक्स का। ठीक है, और उसकी जेनेटिक एनालिसिस हो जाती है कि क्रोमोसोम नंबर में चेंज है या किसी तरह की स्पेसिफिक डिजीज़ है, तो उसी दौरान जो है सेक्स का भी पता लगाया जा सकता है, और फिर जो है उससे रिज़ल्ट जो है अगर डिज़ायर्ड है उसको जो है प्रेफर कर लिया जाता है, अनडिज़ायर्ड को अबॉर्ट कर दिया जाता है। अब लास्ट कंडीशन आ गई कि प्री भी इम्प्लांटेशन हो गया, पोस्ट भी हो गया, नहीं जो है सिलेक्शन के ऊपर जो है वो सोचा गया। अब पोस्ट बर्थ के बाद भी जो है लोग सेक्स सिलेक्शन करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो सेक्स सिलेक्टिंग जो है इन्फेंटिसाइड जो है वो, जिसमें क्या होता है कि अनवांटेड सेक्स का अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको उसी समय मार दिया जाता है, जो कि इल्लीगल है वर्ल्ड के अंदर ही, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस होती है।
दूसरा जो है, अगर अनडिजायर्ड सेक्स का अगर बेबी आ गया है तो उसको क्या करते हैं, कहीं पर जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, और मतलब कि कहीं पर भी छोड़ा और वहाँ से चले गए, अबंडनमेंट जो है वो कर लेते हैं। या कई जो है अगर अनडिजायर्ड सेक्स का बेबी है तो वो क्या करते हैं, डोनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं कि इनको हम जो है अडॉप्ट करवा देंगे किसी को भी जिनके पास बेबी जो है वो नहीं है। तो पोस्ट बर्थ के बाद भी जो है सेक्स सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। जेंडर सिलेक्शन की जो सक्सेस रेट देखते हैं तो इंडिविजुअल मेथड है कि जेंडर ऑफ बेबी जो है वेरी करता है कि कौन सा मेथड यूज़ हुआ, कितना इफ़ेक्टिवनेस था, ठीक है, और उसकी एक स्टैटिस्टिक जो है वो तैयार की जाती है। आईवीएफ जो जेंडर सिलेक्शन होता है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि इसमें इस टेक्निक के अंदर जो रिज़ल्ट आते हैं वो मोर प्रोसाइज आते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर तुम किसी और जेंडर सिलेक्शन मेथड को अगर देखते हो तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने लायक है कि जेंडर सिलेक्शन की जो सक्सेस रेट है वो हर एक प्रेगनेंसी में सेम नहीं होती है, कि वो वेरी करती है प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो फैक्टर हैं जैसे इरेक्शन मेथड जिसमें 78 से 85% चांसेस होते हैं कि बॉय बेबी जो है वो कंसीव होगा, ठीक है, और गर्ल्स बेबी के लिए वो 73 टू 75% जो हैं वो रिजल्ट आते हैं। फ्लो साइटोमेट्री क्लेम करती है कि 73% इफेक्टिव होती है इन केस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट विद ए बॉय और 90% इफेक्टिव रहती है ट्राइंग फॉर ए गर्ल, ठीक है। तो वहाँ पर भी देखिए 100% कोई भी श्योर नहीं रहता है कि क्या बेबी जो है वो होने वाला, लेकिन जो पीजीएस है या पीजीडी है, डायग्नोस्टिक या स्क्रीनिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो 100% इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है बिल्कुल स्क्रीन किया जाता है, क्रोमोसोम नंबर को स्क्रीन किया जाता है, क्रोमोसोम की जेनेटिक एनालिसिस की जाती है और एनालिसिस से रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसमें 100% इफ़ेक्टिवनेस जो है वो देखी जाती है। ये था कि कैसे जो है सेक्स सिलेक्शन किया जाता है या जेंडर सिलेक्शन किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की इथिकल जो सोशल कंसर्न होते हैं वो बताते हैं कि उनको किस तरह के बेबी को प्रेफर करते हैं। फिर डिफरेंट मेथड हैं, प्री इम्प्लांटेशन से पहले अगर सेक्स का पता चल जाए, चाहे वो एरिक्सन मेथड है, चाहे वो फ्लो साइटोमेट्री है, ठीक है, या फिर वो स्पर्म सॉर्टिंग हो जाए, ठीक है, या फिर टाइम मेथड है। पोस्ट इम्प्लांटेशन में जो है वो बाद में पता लगा लिया जाता है जेनेटिक एनालिसिस के द्वारा, जिसमें जो डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं वो होते हैं। थर्ड जो है वो आफ्टर बर्थ जो है उसके बारे में कि कैसे सिलेक्शन जो है वो किया जाता है और इनके रिज़ल्ट जो हैं, जो पोस्ट इम्प्लांटेशन जो सिलेक्शन स्क्रीनिंग की जाती है या डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज़ की जाती हैं, उनसे 100% इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये था सेक्स सिलेक्शन। थैंक यू।